अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज़ द ओपन मैक्रो इकनॉमी वर्क। अच्छा, ओपन इकोनॉमी, ओपन मैक्रो इकोनॉमी मीन्स द कंट्रीज़ इकोनॉमी। माइक्रो पर्सन इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, एक पूरी होल इकोनॉमी की बात हो रही है एग्रीगेट लेवल पे, तो वो मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। और ओपन इस तरीके से कि जब उसमें फ़ॉरेन या एक्सटर्नल चीज़ों की बात आ जाए, इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात आ जाए, तो वो ओपन इकोनॉमी कहलाती है, यानी जो इंटरनेशनली एक्सपोज्ड हो, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड समथिंग एक्स्ट्रा लाइक दैट। ठीक है। तो ये आपकी मैक्रो इकोनॉमी किस तरह वर्क करती है। अच्छा, पहले हमने एक्सचेंज रेट के ऊपर देखा। आप कहते हैं कि 16, 17, 18 चैप्टर्स में हम देखते हुए आए सारे एक्सचेंज रेट्स को। फिर डिटर्मिनेशन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, देन ओवर शूटिंग, उसके बाद एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़। बट नाउ हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखते हुए एक्सचेंज रेट के बारे में प्रेडिक्शंस करेंगे, और प्रेडिक्शंस भी नहीं बल्कि देखेंगे किस तरीके से वो मूव होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखते हुए। द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी। अच्छा देखिए, हम हमेशा हमारी इकोनॉमी या हमारी कंट्री जो है वो दो चीज़ों को मेंटेन करने की जद्दोजहद में लगी रहती है। एक है इंटरनल बैलेंस और एक है एक्सटर्नल बैलेंस। अच्छा, इंटरनल बैलेंस क्या? वो बैलेंस जो आपकी डोमेस्टिकली आपके चीज़ें जो हैं उनको बैलेंस रखे। जैसे कि पहला पॉइंट तक यहाँ पे लिखा हुआ है इसी पैरा के अंदर, फर्स्ट पैरा में, फिफ्थ लाइन, नंबर 1 लिख के, द कंट्री अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी फुल एम्प्लॉयमेंट जो है कंट्री अचीव कर ले। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये सब अचीव हो जाए। द इकोनॉमी प्रोडक्शन ग्रोज ओवर टाइम, ये भी वो चाहते हैं। अनदर डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव इज अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी, बिल्कुल इन्फ्लेशन ना हो। These domestically oriented goals taken together define the goal of achieving internal balance। बिल्कुल इंटरनल बैलेंस है ये। अच्छा, एक्सटर्नल बैलेंस कैसे होगा? वही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। There is a problem of external balance which is usually defined as the achievement of a reasonable and sustainable balance of payment। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 16 में कि वो क्या होती है। ठीक है, तो आई होप आपको वो क्लियर हुआ होगा। तो वो उसको बैलेंस रखना हमारा एक्सटर्नल बैलेंस कहलाता है। Specifying a precise goal here is not simple. Most broadly, the goal may be to achieve balance in the country's overall balance of payment. For instance, the goal may be achieved a balance of approximately zero in a country official settlement balance at least over a number of years। जो हमने बात करी थी कि किस तरीके से जो है ये बैलेंस होती है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपकी इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो किन वेरिएबल्स के ऊपर वो मिलके बनती है, किन वेरिएबल से। तो अगर हम बात करें केन्स क्लासिकल का, भी मैंने आपको बताया था, क्लासिकल कहते हैं कि जो वो प्राइस जो है वो रैपिडली एडजस्ट होता है शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी, जबकि केन्स का मानना है कि केन्स जो है वो कहते हैं कि प्राइस लेवल इमीडिएटली एडजस्ट नहीं होता शॉर्ट रन में, जबकि लॉन्ग रन में वो हो जाता है। अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड। अच्छा बिल्कुल, देखिए लाजमी सी बात है, ये फैक्ट है। कहते हैं कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, एग्रीगेट डिमांड जो होगी, वो उसी की डिमांड को देखते हुए ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी। यानी जितनी डिमांड होगी उसी डिमांड के हिसाब से देखा जाएगा कि अच्छा भाई ये डिमांड है तो उतने ही लेबर्स लगेंगे, उतनी ही हर चीज़ हायरिंग होगी, उतनी ही प्रोडक्शन होगी। तो बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, मेजर परफॉर्मेंस गोल फॉर इकोनॉमी इज टू अचीव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज क्लोज टू द इकोनॉमी पोटेंशियल। द इकोनॉमी पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई साइड कैपेबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी। सप्लाई साइड कैपेबिलिटीज इंक्लूड बोथ द फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट द इकोनॉमी हैज़ अवेलेबल, द फैक्टर एंडाउमेंट। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि लाजमी सी बात है कि जो सप्लाई करना है वो कौन करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही होंगे तो सप्लाई हो सकती है ना, यानी प्रोड्यूस हो सकती है कोई चीज़। तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो, लेकिन एग्रीगेट डिमांड, यानी जो डिमांड है वो सप्लाई को ट्रिगर करेगी कि भाई इतनी चीज़ें चाहिए, और सप्लाई किस तरीके से होगी कि ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, थर्ड पड़ा देखें, इन ये वाला इन शॉर्ट रन वाला, इन शॉर्ट रन एंड विद इन द इकोनॉमी सप्लाई साइड कैपेबिलिटीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय aggregate demand for economy product। Essentially, if someone demands a product, some business or other organizations will try to produce it। बिल्कुल ऐसा ही होता है, सही है। और एग्रीगेट डिमांड कैन स्प्लिट इनटू 4 कंपोनेंट्स दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिमांड। बिल्कुल, क्योंकि सारी एग्रीगेट डिमांड कुछ 4 चीज़ों से मिलकर आती है। कौन कौन सी चीज़ें ये देख लेते हैं। एक है आपका कंजम्पशन, कितनी कंजम्पशन आपको करनी है, हाउस होल्ड कंजम्पशन जो कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट,
यानी कितना आप जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो रियल एसेट्स में, मशीनरीज में, इन सब में जो है वो आप कर रहे हो ऑल टुगेदर, जो पैसा आप लगा रहे हो इन्वेस्टमेंट में। फिर बाकी जो गवर्नमेंट लगा रही है आपके मुल्क में, ठीक है, और फिर बाकी कहलाता है नेट एक्सपोर्ट, यानी कितना आप मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो। नेट एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके जो अमाउंट आती है, तो वो आपको ये दिखा रहा होता है कि अगर वो प्लस में होती है तो लाजमी ज़्यादा ये दिखा रहा होता है कि आप इतना ज़्यादा अपनी इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हो, और माइनस होती है दैट मीन्स इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो ये चारों मिलके जो है कंपोनेंट एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट भी कहलाता है, और हम इसको एक्स माइनस एम कहते हैं। तो ये एक कंपोनेंट, कंजम्पशन एक कंपोनेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक कंपोनेंट, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक कंपोनेंट होता है। तो 4 कंपोनेंट होते हैं। फॉरेन डिमांड फॉर आवर एक्सपोर्ट, एक्स इज एडिशनल सोर्स ऑफ डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल कि डिमांड ही हुई ना कि बाहर वाले लोग जो है वो आपसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, जब भी तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा होगी इट मीन्स क्या कहते हैं कि आपके गुड्स की डिमांड भी उतनी ज़्यादा है। अच्छा, अवर डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स मस्ट बी सबट्रैक्टेड बिकॉज दीज इम्पोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अदर काइंड्स ऑफ स्पेंडिंग बट एक्चुअली रिप्रेजेंट डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ अदर कंट्रीज़। बिल्कुल, ये सारा जो है वो आप क्या है कि ये जो है आपको माइनस करना लाजमी है। क्यों माइनस करना लाजमी है? क्योंकि ये आपकी दूसरी कंट्रीज़ का है। अब देखिए ये सारा पैसा जो है वो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपने जनरेट कहाँ से किया होगा? आपने अपने मुल्क से ही करा होगा, और वो आप पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से आया होगा वो पैसा, और इन्हीं चीज़ों से आया होगा जो आपने प्रोडक्शन करी होगी, ठीक है। तो ये माइनस इसलिए इसमें से होता है, और लेकिन क्योंकि इम्पोर्ट्स है, तो इम्पोर्ट बेसिकली क्या है कि दूसरी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, तो इसलिए जो है वो हम उसको अपने पास भी काउंट नहीं करते, ये भी होता है। और ये हमने इक्विलिब्रियम में एक स्टेटस लिख लिया। वाई क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। एग्रीगेट डिमांड एडी, दोनों बराबर होती हैं किसके? सी प्लस आई डी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी नेट एक्सपोर्ट। ये वही वाली बात है जो अभी हमने ऊपर करी। अच्छा, अब इसमें जाएगा नेशनल एक्सपेंडिचर की बात की जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये वो चीज़ें हैं कि एक्सपोर्ट बाहर जा रही है और इम्पोर्ट भी हम बाहर से कर रहे हैं। अगर हम बात की जाए कि हम नेशनली कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो बाहर वाले स्पेंड कर रहे हैं और इम्पोर्ट जो है वो हम बाहर स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये हमारे अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में हो रही है, और कंजम्पशन भी हमारे मुल्क में हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती है? नेशनल एक्सपेंडिचर, जिसको हमने नीचे ई से डिस्क्राइब किया, और सी प्लस आई डी प्लस जी दोनों तीनों मिलाकर ये एक ई का नाम इसको दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें कुछ चीज़ें और क्लियर करनी होंगी कि सी असल में क्या है? कंजम्पशन। अच्छा, कंजम्पशन डिपेंड किस पे करती है? कंजम्पशन डिपेंड करती है डिस्पोजेबल इनकम पे। अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? आफ्टर टैक्स इनकम, यानी आपकी 100 रुपये इनकम है, 10% टैक्स देना है, इट मीन्स 10 रुपये चलेगा, 90 रुपये बच गया, ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। अब इसी इनकम को देखते हुए आप अपनी कंजम्पशन करोगे, ठीक है। तो इनकम डिपेंड कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पे, इसलिए हमने नीचे लिखा सी इक्वल्स टू सी ऑफ वाई, यानी सी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, कि वाई जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई कोफिशिएंट ज़रूर होगा, कि अगर आपसे कोई कहेगा, कहते हैं कि भाई आपकी इनकम 10% से बढ़ी तो आपकी कंजम्पशन कितने परसेंट से बढ़ेगी? तो लाजमन 10% से हो सकता है ना बढ़े, क्योंकि आप क्या पता कुछ सेव भी करते हो, सही है। तो फिर कोई एक वो कोफिशिएंट होगा जो आपको बता रहा होगा कि इतने रेशो से बढ़ेगी, जैसे कि 0.5, यानी कि अगर आपकी इनकम 10% से बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन 5% से बढ़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक रेशो होगा जो कि हमारे यहाँ क्या कहलाता है, अगर आपने इक्वेशंस देखी हो तो इस तरह लिखा होता है कि सी इक्वल्स टू छोटा सी स्मॉल सी और बड़ा ब्रैकेट में वाई लिखा होता है। वो सी क्या कहलाता है? एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जब भी इनकम की बात आ रही है कि इनकम जो है वो डिपेंडेंट, इनकम कंजम्पशन जो है वो इनकम पे डिपेंडेंट है, इट मीन्स एक कोफिशिएंट उसके साथ लगता है, वो कहलाएगा एम पी सी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात आती है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इनकम से रिलेटेड नहीं होती, हमारे इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होती है। ये कितना हमें इन्वेस्ट करना है, जितना ज़्यादा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही ज़्यादा जो है, उतनी ही कम आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्या कहते हैं कि लाजमी सी बात है, ज़्यादातर मोस्टली लोगों का ऐसे लिखा हुआ है, देर जब पढ़ें अगर इसको कि सी इक्वल्स टू सी वाई के बाद जो पैरा लिखा हुआ है उसमें अगर आप सेकंड लाइन पढ़ें, देर आर अदर इन्फ्लुएंसेस ऑन कंजम्पशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट दैट सेट कॉस्ट ऑफ बोरिंग टू फाइनेंस। अच्छा, ये तो खैर इसका है कि कंजम्पशन भी इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन फिर भी हम इसको इतना नहीं लेते। हम इसका एक सिंपल पार्ट अपने सिंपल रखने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट को अभी ज़ीरो कंसिडर करा है। तो रियल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वाली बात आप पढ़ लें,
रियल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैंने बताया। हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द कैपिटल एसेट्स, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा जो है उनको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी लोन लेने के बाद। तो लाजमी सी बात है फिर वो लोन नहीं लेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, दस रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग। देयर आर नंबर ऑफ अदर इन्फ्लुएंसेस ऑन रियल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्लूडिंग बिजनेस सेंटिमेंट्स अबाउट द फ्यूचर, करंट कैपेसिटी। बिल्कुल लाजमी सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी अच्छी ना हो, भले इंटरेस्ट रेट कितना ही कम हो, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कल को ऐसा ना हो पैसे ही डूब जाए। तो ये सारी चीज़ें भी अंडर कंसिडरेशन होती है, लेकिन मेन चीज़ इंटरेस्ट रेट होती है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्योंकि कांस्टेंट होती है, वो किस तरह कांस्टेंट होती है कि गवर्नमेंट का अपना पार्ट होता है कि वो जिस तरीके से चाहे जितनी चाहे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट परचेजिंग करे और गवर्नमेंट अपनी जो है रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाए। ठीक है, ये फिस्कल पॉलिसी का एक मेजर पार्ट होता है। जब भी फिस्कल पॉलिसी लॉन्च होती है या बजट की बात हो रही होती है तो उसमें बताया जाता है कि इतना गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। अच्छा, ट्रेड की बात आती है। अच्छा, एक्सपोर्ट जो है वो आप समझें कि एक्सपोर्ट जो है वो आप बाहर कर रहे हैं, सही। तो एक्सपोर्ट आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करती, एक्सपोर्ट बाहर वालों की इनकम पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा उनकी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, और वो इंपोर्ट आपके लिए क्या होगी, आपके मुल्क के लिए तो एक्सपोर्ट होगी। तो इसलिए हम उसको जो है वो एज अ ई सपोज करते हैं कांस्टेंट। हम सिर्फ अपनी इंपोर्ट्स को देखते हैं, क्योंकि हमारी इंपोर्ट हमारी इनकम की कहते हैं एक अक्कासी है कि जितनी ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, जैसे हमने कहा। और लाजमी सी बात है, कंजम्पशन खाली डोमेस्टिक गुड्स की नहीं, हम फॉरेन गुड्स की भी बढ़ाएंगे, और फॉरेन गुड्स हमारे इंपोर्ट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एम इज़ अ फंक्शन ऑफ एम वाई। और यहाँ भी वही वाली बात आती है कि जब एम वाई हो गया कि यानी कितनी परसेंट आपकी इनकम बढ़ने से कितना रेशो आप अपना इंपोर्ट में लगाते हो, तो वो रेशो आपका वही कोफिशिएंट कहलाएगा, और यहाँ वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, स्मॉल एम। सही है, आप इसको पढ़ेंगे, ये भी देखें आगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एम आ गया। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इक्विलिब्रियम जीडीपी और स्पेंडिंग मल्टीप्लायर की, क्योंकि अब हमने देख लिया है, कहते हैं कि कौन किस पर डिपेंडेंट है। तो अगर आप बात करें इस इक्वेशन की जो अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी, वो इक्वेशन अब थोड़ी सी ऑल्टर हो गई है, वाई इज़ इक्वल टू ए डी। अच्छा, आप देखें, क्योंकि कंजम्पशन जो थी वो बेसिकली क्या थी, इनकम पर डिपेंडेंट थी, और कंजम्पशन किसका पार्ट था, नेशनल एक्सपेंडिचर का, जो कि ई से डिनोट हो रहा था। ई में क्या आ रहा था, सी, आई और डी। तो हमने ई पूरे को जो है वो इनकम से डिपेंडेंट करने के लिए वाई का एक आगे कहने का फंक्शन लगा दिया। कहा कि भाई क्योंकि कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड करता है और कंजम्पशन इसके अंदर है, तो हमने जो है, क्योंकि अभी हम इनकम की ही बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहे, तो हमने एक्सपेंडिचर को इनकम से रिलेट कर दिया। अच्छा, एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया कि वो हमारी इनकम से रिलेटेड नहीं है, वो डायरेक्ट हम ऐसे ही लिखेंगे। जबकि इंपोर्ट जो है वो हमारी इनकम से रिलेटेड है, कैसे, ये मैंने बताया, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, और एग्रीगेट डिमांड भी ऑल टुगेदर हमारी इनकम से ही रिलेटेड है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम होगी हमारे हिसाब से तो ये है कि जितनी इनकम हो उतनी ही जो है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी हो, और जितनी इनकम कह लें या प्रोडक्शन कह लें, जितनी प्रोडक्शन हो उतनी वही हमारी एग्रीगेट डिमांड भी हो। क्योंकि आपका जो है वो जो वाई है वो हर तरीके से यूज़ होता है, वो इनकम भी है, वो जीडीपी भी है, वो प्रोडक्शन भी है। ठीक है, तो अब इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखें, हम इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, और ये हमने एक ग्राफ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो 45 डिग्री लाइन है ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो असम्पशन है कि जितनी एग्रीगेट डिमांड होगी उतनी ही प्रोडक्शन होगी, ऐसे हमने ऊपर कहा हुआ है, वाई इक्वल्स टू ए डी। अगर हम वाली इक्वेशन को लेके लिखें तो ये 45 डिग्री की लाइन बनेगी। कैसे कि यानी अगर 100 एग्रीगेट डिमांड तो 100 प्रोडक्शन, 200 एग्रीगेट डिमांड तो 200 एग्रीगेट प्रोडक्शन, ओ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसलिए वाई और ए डी जो है वो बिल्कुल 45 डिग्री लाइन बननी चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री लाइन का मकसद ये है कि दोनों तरफ जो है वो एक ही वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो है हर पॉइंट के ऊपर आपका एग्रीगेट डिमांड आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मीट कर रहा हो। कहीं ऐसा होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होगी, आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपकी डिमांड कम होगी। तो वो हमने फंक्शन लिखा हुआ है, और उसके तरीके से इन लोगों ने ये एक हाइपोथेटिकल एक कहते हैं कि डिमांड बना के दिखाई है आपको कि भाई ये इस तरीके से देखें डिमांड जा रही है, जो कि इनिशियली क्या है, इनिशियली डिमांड जो है वो आपकी ज़्यादा है आपकी प्रोडक्शन से, सही है। आपकी प्रोडक्शन जो है वो आपको कुछ और दिखा रही है, जबकि आपकी जो डिमांड है वो आपको एक अलग उसके ऊपर लेकर जा रही है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है।
जैसे अगर आप पहला ही पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट आपको क्या शो कर रहा है 50 वाला, कि एग्रीगेट डिमांड 50 है, जहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है 0 है। तो इस तरीके बढ़ते जाएंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि देखें एग्रीगेट डिमांड की लाइन ऊपर है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाली लाइन, ये जो 45 डिग्री लाइन है ये नीचे है। तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। फिर एक टाइम आएगा कि और ऊपर वाला देखें उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर वाला, तो वहाँ आपको नज़र आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दिखा रहे हैं इसके अंदर, अच्छा स्लोप की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखें स्लोप क्या है, क्योंकि कंजप्शन का कोफिशिएंट क्या होता है सी। तो अगर आपसे कोई कहे कि सेविंग का आप कह लेंगे, कहते हैं कि कोफिशिएंट क्या है, तो सेविंग का कोफिशिएंट आपकी नज़र में क्या होगा भाई? जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ जो बाकी बच जाएगा वो मेरा सेविंग है। तो अगर मैं अपनी इनकम में से 80% कंज्यूम कर रहा हूँ तो 20% मैं सेव कर रहा हूँ। यानी अगर कोई कहता है कि आपका MPC 0.8 है, यानी 80% के लिए 0.8 है, तो आपका सेविंग क्या है? तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस 0.8 0.2, 20% मेरा सेविंग है। सही है। तो बिल्कुल उसी को इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करा है कि कंजम्पशन, अगर आपसे कोई बोलता है कि चलें जी कंजम्पशन का आप बताएं, कंजम्पशन यानी MPC जो है वो क्या है, तो वो आप बोलेंगे भाई सेविंग में से जो सेविंग की मेरी प्रोपोर्शन है उसमें से आप 1 में से सेविंग के प्रोपोर्शन को माइनस कर लो तो कंजम्पशन का प्रोपोर्शन है। तो इसलिए 1 माइनस एस जो यहाँ लिखा हुआ है ये भी क्या ट्रीट कर रहा है, ये यही ट्रीट कर रहा है कि 1 माइनस एस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, तो इन्होंने इसको इस तरह 1 माइनस एस लिखा है, तो ये 1 माइनस एस बराबर है सी के। ठीक है, तो जैसे इन्होंने नीचे देखिए लिख के भी दिखाया है कि एस क्या है भाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया गया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बता दिया गया कि भाई कितना आप सेव करेंगे। तो ये आपका जो है वो डायरेक्ट 1 माइनस एस लिख कर आ गया है, वरना ये सी भी कहला सकता था। तो ये इन्होंने एक स्लोप बना दिया 1 माइनस एस माइनस एम करके। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हुई हो तो आप डायरेक्टली जो है ये वैल्यू ये आप कहते हैं कि इसका स्लोप बता सकते हैं किसी भी इक्वेशन का, अगर आपको वैल्यूज़ दी हुई हो तो। अगर आपको कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई हो तो उसमें से माइनस करें, 1 में से माइनस करें उस वैल्यू को, MPS निकल आएगा। और M आपको डायरेक्टली दिया हुआ होगा, दोनों को इस तरह 1 में से दोनों को माइनस करें तो आपका जो है वो आपका इस स्लोप निकल आएगा एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, अच्छा इसमें वो सारी वैल्यूज़ दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भाई 100 डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो 100 एग्रीगेट डिमांड है, यानी 100 के ऊपर इक्विलिब्रियम आ रहा है, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा जी, अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि मार्जिनल वो इंपोर्ट आपको क्या नज़र आ रही है -25 और एक्सपोर्ट आपको नज़र आ रही है 15। इसका मतलब आपके सामने ही है, जैसे आपको बना हुआ जो चीज़ है वो आपको, क्योंकि माइनस इसलिए होगा आपको जो है कहते हैं लाजमी सी बात है, इंपोर्ट जो है आपको वो माइनस शो ही करनी है, आपको माइनस ही है क्योंकि इंपोर्ट जो है वो माइनस में आएगी। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर वो ये दिखा रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका वो 110 है। ठीक है, उस 110 कौन सा है, ये नेशनल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है जो कि ई है। अच्छा, ई में उन्होंने क्या प्लस करा, क्योंकि एक्स प्लस होगा, एक्स प्लस करा, वो कितना था 15, यानी एक्सपोर्ट थी 15, तो वो कहाँ चली गई बात 125 पर बात चली गई। सही है, यानी आप उससे बाहर निकल गए, उस पॉइंट के ऊपर अगर देखें उससे बाहर निकल गए। तो लेकिन 125 हो गई आपकी नेशनल एक्सपेंडिचर और आपकी एक्सपोर्ट, लेकिन अब आपकी इंपोर्ट माइनस होगी जो कि 25 है। जब आप 25 एक्सपोर्ट माइनस हुई तो अल्टीमेटली आप जो है वो उस 100 पॉइंट के ऊपर पहुंच गए। तो यानी 100 एग्रीगेट डिमांड और 100 डोमेस्टिक प्रोडक्शन आ गई। अच्छा, अब जो नीचे वाला ग्राफ है इसको समझने से पहले हम थोड़ा और नीचे चले आते हैं और इस इक्वेशन को जो कि हमने अभी देखी थी कि y इक्वल्स टू ई प्लस एक्स माइनस एम, ये देखी हुई हमने, दिखा दूँ मैं आपको फिर से। ये y इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ई और ब्रैकेट में y प्लस एक्स माइनस वाई, ये y जो लिखा हुआ है ई के साथ, ये तो सिर्फ डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि ई फंक्शन है इनकम का और m भी फंक्शन है इनकम का, और y इक्वल्स टू ए डी फंक्शन है इनकम का, ये भी y लिखे हैं ए डी लिखे हैं, बात एक ही है क्योंकि दोनों बराबर लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने लिखा y इक्वल्स टू ई फंक्शन है इनकम का, वो फंक्शन नहीं दिखाया, डायरेक्ट हमने वेरिएबल लिख दिया, x लिख दिया और माइनस एम लिख दिया। अच्छा, अब इन्होंने क्या करा है, थोड़ी सी इक्वेशन को मैनिपुलेट करा है। वो मैनिपुलेशन कैसे करी है कि दोनों साइड पे इन्होंने माइनस सी माइनस जी ऐड कर दिया, माइनस सी माइनस जी इधर भी आ गया y के साथ और e के साथ भी माइनस सी माइनस जी आ गया।
अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि जब y माइनस सी माइनस जी करते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है सेविंग का, क्योंकि किसी भी इनकम में से आप कंजम्पशन माइनस कर दें और टोटल इनकम में से गवर्नमेंट की वो नेशनल इनकम में से आप कंजम्पशन माइनस करते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो वो सेविंग बन जाती है, नेशनल सेविंग जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास इक्वल्स टू ई माइनस सी माइनस जी। तो ई क्या था, आपको पता ही है कि सी प्लस आई डी प्लस जी था, तो सी माइनस सी प्लस आई डी प्लस जी माइनस सी माइनस जी कर दिया जाए तो प्लस सी, क्योंकि ई में क्या, ई का फंक्शन क्या है, ई क्या है, सी प्लस आई प्लस जी, तो सी और इस वाले माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा और अंदर जो ई के साथ जो जी है वो इस माइनस जी से कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बच जाएगा, तो इसलिए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट लिख दिया गया। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम ऐसे ही लिख दिया गया। अब अगर आप इस आई डी को इस साइड पर ले जाए तो वो क्या हो जाएगा, सेविंग माइनस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बराबर है किसके, नेट एक्सपोर्ट के। ठीक है जी ऐसा ही है बिल्कुल। तो क्योंकि हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम नेट एक्सपोर्ट को रखेंगे, वरना मोस्टली बुक्स में होता है कि हम ओपन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे होते तो हम नेट एक्सपोर्ट को ज़ीरो कहते हैं और सेविंग बराबर हो जाता है हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के। लेकिन अभी जो है हमें नेट एक्सपोर्ट का भी दिखाना है तो हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को उधर ले जाएंगे और वो क्या कहलाएगा कि सेविंग माइनस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बराबर है नेट एक्सपोर्ट के। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट क्या है, ये बेसिकली जो है वो बराबर होगी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तरीके देखा जाए तो आप अपना पैसा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो अमाउंट बाहर जा रही है, ठीक है, और एक्सपोर्ट करने से पैसा आपके पास आ रहा है और बाकी जो है जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आप पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो वो जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर ही है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप, क्योंकि ये करंट बैलेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे करंट अकाउंट बैलेंस की जब बात होती है तो वो जो है वो आपका नेट एक्सपोर्ट होता है और वो अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही होता है क्योंकि अगर आप उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहें तो, क्योंकि देखें सेविंग क्या है, मैं अगर 100 में से 10 रुपये सेव करता हूँ तो अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा उसका, या तो वो मेरी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा या वो मेरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा होगा, कहीं अकाउंट में रखा होगा तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर जो है मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, या तो अकाउंट में रखा होगा या किसी बाहर मुल्क में कर सकता हूँ या अपने मुल्क में कर सकता हूँ, तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी या वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये भी एक हमारी एक आइडेंटिटी बन गई कि सेविंग बराबर है इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, वैसे अभी हम किस तरीके से लेके चलेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को इक्वल्स टू के उस साइड पे ले गए, लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन गया सेविंग माइनस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये आपके सामने लिखा आ रहा है सेविंग माइनस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, सही जी। अच्छा, और नीचे अब देखें दो इक्वेशंस बन गई, दो डायग्राम्स भी बन गई, दो कर्व्स आपको नज़र आ रहे हैं, सेविंग माइनस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का एक कर्व आ रहा है और एक सेविंग एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का आ रहा है। अच्छा, सेविंग माइनस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का जो कर्व आ रहा है वो ये दिखाता है कि जितनी ज़्यादा, क्योंकि सेविंग की बात आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है, तो हम इनकम की अभी बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारी ऐसी रह जाएगी, लेकिन क्योंकि सेविंग जो है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, इनकम पे, जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा कंजम्पशन, फिर सेविंग भी वैसे ही डिपेंड करती है, सही है। तो और सेविंग मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, MPC था, वो किस तरीके से आता था कि कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड करती है, तो कितना परसेंट आप इनकम का जो है वो कंजम्पशन पे लगाएंगे, वो आपका MPC होता है। अगर कोई आपसे बोले भाई MPS क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव क्या है, आप बोलेंगे भाई 1 में से माइनस कर दो MPC, तो जो बच जाएगा वो, यानी अगर 100% इनकम है, इसमें से अगर मैं 8% कंज्यूम कर रहा हूँ, 80% कंज्यूम कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग 2% में सेव कर रहा हूँ, तो इसलिए 1 माइनस C जो है वो आपका सेविंग बन जाएगा। तो सेविंग किससे डिनोट होगा, S से और यहाँ पे क्योंकि सेविंग की इक्वेशन है, S लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने स्लोप क्या बनाया हुआ है, ऐसे ही बनाया हुआ है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जबकि ऑन द अदर हैंड x माइनस एम, एक्स आपको बताया था कि वो फॉरेन की इनकम पे डिपेंडेंट होता है, हमारी इनकम पे नहीं, जबकि इंपोर्ट जो है वो हमारी इनकम पे डिपेंड होती है, इसलिए हमने इसका स्लोप क्या लिखा हुआ है, m, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। और माइनस क्यों लिखा हुआ है इसके साथ, ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये माइनस के साथ है, इम्पोर्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, और इस माइनस के साथ आने की वजह से इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जबकि सेविंग का स्लोप जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी जितनी ज़्यादा इनकम हमारी
बढ़ती जाएगी उतना ही हम इंपोर्ट बढ़ाते जाएंगे, जिसकी वजह से ये x माइनस एम जो है वो कम से कम होता जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जबकि ऊपर वाले में क्या है कि जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी ही सेविंग बढ़ेगी, और ऊपर वाला रेशो s माइनस आई डी जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इसलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, ये दोनों भी जो है वो दिखा दिया गया कि जैसे ही अगर आपको नज़र आया कि आपका एग्रीगेट डिमांड आउटपुट से बराबर हो गया है, तो वही पॉइंट के ऊपर आपकी डोमेस्टिक सेविंग और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का रेशो, और कह लें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का या नेट एक्सपोर्ट का रेशो, दोनों बराबर होंगे। और वो इन्होंने यहाँ पे बराबर करके दिखा दिया आपको कि इसी 100 पॉइंट के ऊपर ही आपके दोनों जो है वो बराबर है -10 की वैल्यू पे, यानी -10 दोनों तरफ आ रहा है। तो इससे हमें कोई वो नहीं है कि वो -10 आए या +10 आए, हमें बस ये देखना है कि ये हमें अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि अगर तो एग्रीगेट डिमांड आउटपुट से बराबर हो गया, तो इट मीन्स उस पॉइंट के ऊपर सेविंग भी हमारी जो है वो एक्सपोर्ट से या ये सारी चीज़ें सेविंग, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट ये सब बराबर होंगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, अब बात आती है स्पेंडिंग मल्टीप्लायर की स्मॉल ओपन इकोनॉमी में। जैसे देखें, अब इधर आप अगर 5th लाइन पढ़ें इसकी, इस पैरा की, सपोज दैट द गवर्नमेंट रेजेस इट्स परचेजेस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज बाय 10 यूनिट्स एंड होल्ड्स देम एट दिस हायर लेवल, दिस एक्स्ट्रा 10 मीन्स एन एक्स्ट्रा 10 इनकम फॉर हु एवर प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द एक्स्ट्रा गुड एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल, अगर जैसे ही 10% से या 10 यूनिट से अगर गवर्नमेंट ने अपनी परचेजिंग बढ़ा दी, तो वो परचेजिंग लाजमी से बात है किसी दूसरे के लिए जिससे वो परचेज कर रहा है उसके लिए वो इनकम बन जाएगी। ठीक है, the extent to which this initial income gain gets transmitted into further domestic income gains depends on how first gainer allocate their extra income। बिल्कुल, यानी ये 10% डोमेस्टिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से असल में आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो देखना आपका मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखें, जैसे ये कह रहे हैं, कहते हैं कि 22.1 के अंदर आप ये देख लें, 22.1 वैसे है तो यही। अच्छा, इसमें वो क्या दिखा रहे हैं, उनका कहना ये है कि 22.1 बी में अगर आप देखें, नहीं बल्कि यहाँ नहीं, हम यहाँ थे 22.1 के अंदर वो बोल रहे हैं कि दैट विथ ईच एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ इनकम पीपल विद इन दिस नेशन, वो क्या क्या कर रहे हैं वो सही बता रहे हैं। देखिए आप, कि क्योंकि हमने उसके MPC MPS सब देख लिया है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर $1 ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, सेव 20 सेंट्स पार्ट ऑफ विच इज़ सेव बाय द गवर्नमेंट एज टैक्सेस ऑन देयर एक्स्ट्रा इनकम। 20 सेंट्स वो सेव कर लेंगे जो उसके नेशन के लोग हैं। सही है। क्योंकि हमने देखा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या थी, 20% थी, तो उस इनकम को 20% सेव हो जाएगा। अच्छा, 30% जो है वो इम्पोर्ट पे लग जाएगा, क्योंकि इम्पोर्ट की क्या थी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट 0.3 थी, और 50% जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स के ऊपर, यानी वो जो MPC था उस पर लग जाएगा। ठीक है, तो 1 - S - M जो हमने स्लोप ऊपर देखा था, वो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहला सकता है, और वो आपका जो है वो आपका क्या कहलाएगा कि आपने जो है वो नेशनली डोमेस्टिकली कितना कंज्यूम करा वो भी कहला सकता है, और बाद में अकेले अकेले अगर कर लें तो वो सेविंग और इनकम और इम्पोर्ट को 1 में से अगर आप माइनस कर लें तो वो वैसे भी निकल सकता है। तो जो इनकी प्रोपोर्शंस हैं, जो इनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटीज़ हैं, वो आपको शो कर रही हुई कितना % कहाँ कहाँ लग रहा है। तो हमें यही दिखाना है कि अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर लेट सपोज 10% से बढ़ता है तो इनकम में कितना चेंज आएगा, लेट सपोज। अच्छा, इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए आपको मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, लाजमी सी बात है सबसे पहले। अच्छा, अब ये मल्टीप्लायर निकलेगा कैसे, चलो तो मैं मल्टीप्लायर आपको बता दूं कि ये मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा। एक इक्वेशन भी आप लोगों ने सॉल्व करी होगी, शुरू में बहुत ज़्यादा करते थे हम लोग, y = c + i + g, वो इक्वेशन लिखी है, उसको उसके साथ हम मल्टीप्लायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इन्होंने थोड़ी, क्योंकि इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में मॉनेटरी इकनॉमिक्स या मैक्रो इकनॉमिक्स से थोड़ा डिफरेंट करके नोटेशंस दी हुई हैं, इस वजह से थोड़ा डिफरेंट लग रहा होता है, जबकि काम वही हो रहा है। स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कैसे निकाला, क्योंकि हमें पता था कि कंजम्पशन भी उसमें आता है, इनकम के बराबर में अगर लिखेंगे, इनकम किसके बराबर है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट के बराबर है। कंजम्पशन के साथ क्या रेशो आ रहा है, आप कह सकते हैं उसमें C आ रहा है, कंजम्पशन की इक्वेशन में C आ रहा है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। साथ में इन्वेस्टमेंट को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें इनकम का कोई पार्ट नहीं है,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक कांस्टेंट है, उसमें भी कोई पार्ट नहीं है, एक्सपोर्ट में भी कोई पार्ट नहीं है, जबकि इंपोर्ट में आपके पास एक पार्ट है, वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा आपका, कह लें आप उसको ये कह सकते हैं कि वो क्या है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अच्छा, तो ये सारे मिलके क्या बने, क्योंकि 1 माइनस एस माइनस एम अगर आप बात करें तो 1 माइनस एस माइनस एम जो है वो बेसिकली आपका जो है वो सी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, सही है। तो अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आपको यहाँ देखनी है तो यहाँ आप किस तरह देखेंगे आप सबसे पहले तो क्या कहते हैं, इन लोगों ने किस तरीके से इसको बनाया, ये आप ज़रा नीचे देख लें। द मल्टीप्लायर फार्मूला कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट चेंज इन प्रोडक्शन एंड इनकम इक्वल द इनिशियल राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन असल में काम जो है वो ये है कि ये 1 माइनस एस माइनस एम हम देख चुके थे कि ऊपर इनकम का एग्रीगेट डिमांड का स्लोप था। तो ये स्लोप अगर कोई आपसे बोलता है तो इस स्लोप की अगर जब आप बात करेंगे तो आपके सामने क्या नज़र आएगा, हाँ बिल्कुल, अगर ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एस माइनस एम चेंज इन वाई से, तो ये चेंज इन वाई अगर उठा के आप उधर ले जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि वहाँ पे भी चेंज इन वाई पहले से मौजूद है, तो चेंज इन वाई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एस माइनस एम, जो कि नीचे लिखा हुआ है अच्छा, आपने यूजुअली देखा होगा कि आपका जो मल्टीप्लायर होता है वो होता है 1/1 माइनस एम पी सी या 1/1 माइनस सी। तो वो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो आपने जो ऊपर देखा है तो ये लिखा रहा है 1/s प्लस एम, जबकि आपने हमेशा देखा होगा 1/1 माइनस सी आपका मल्टीप्लायर होता है। तो यहाँ कैसे होगा वो 1/1 माइनस सी, कि देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप बात करें कि 1/1 माइनस सी की, तो 1 आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए सबसे लास्ट लाइन कि चेंज इन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस एस प्लस एम। तो अगर 1 प्लस एस प्लस एम में से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए और इसको ब्रैकेट में लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस बाहर आ गया और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 और माइनस एस और माइनस एम, ठीक है। तो 1 में से एस और एम को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा आपका, वही बच जाएगा क्या, सी। तो 1 माइनस सी ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। तो खैर अब इन्होंने जो है वो क्योंकि इसको इस तरीके से नहीं करा ऐसे मैंने आपको बताया, तो 1 माइनस 1 डायरेक्टली जो है लास्ट यहाँ तक कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया एस प्लस एम। तो इसलिए ये एस प्लस एम जो है वो डायरेक्टली उठ के क्योंकि ये जी जो है चेंज इन जी वो इस तरफ आया और ये 1 माइनस 1 जो कैंसिल हो गया, एस प्लस एम उठकर इधर आया, तो वो अपॉन में आएगा, तो वो 1/s प्लस एम हो जाएगा और ये चेंज इन जी उधर चला जाएगा। तो यानी इनका जो मल्टीप्लायर कहलाया वो कहलाया एस प्लस एम की अगर आप वैल्यूज़ रख दें तो एस की वैल्यू थी 0.2 और एम की वैल्यू थी 0.3, तो वो बन गया बराबर आपके 2 के। ये आपको तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, इस मल्टीप्लायर के तीसरी लाइन में 2 के बराबर। 2 के बराबर का मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 10% से रेज़ होंगे तो जो आपकी डोमेस्टिक आपकी कहते हैं प्रोडक्शन है वो आपकी 20% से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ें और फिर मुझे भी बताया कहीं आपको कोई मसला आया तो, ठीक है। थैंक यू।